हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने न्यूमेरिकल कराया और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराया, बट आपका क्या काम है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए एसएससी जेई का, या फिर अगर आपके पास और भी पेपर्स अवेलेबल हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, प्रीवियस ईयर पीएसयू क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे स्टेट एई जेई के भी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उसे आप सॉल्व करिए। इंडक्शन मोटर का देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज मैं जितने भी हमारा मेन टॉपिक है वो आपको सब कुछ कवर कराई हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कराई हूँ। जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाएंगे तब आप देखेंगे कि हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो एसी फंडामेंटल का हो, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हैं आपके एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टेट एई जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को और डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दिया गया है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन कहाँ पर यूज़ होता है, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है, क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या, उसके बाद हम 4 या 5 टाइप है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसे हम फ्रैक्शनल एचपी मोटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो ऑपरेट करता है हमारे सिंगल फेज एसी सप्लाई पे, दैट इज 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई पे काम करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एचपी मोटर्स भी कहा जाता है। और ये जनरली होम्स, ऑफिसेस, कंट्रोलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द मोटर विच वर्क्स ऑन अ सिंगल फेज सप्लाई इज नोन एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इट कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेस, होम्स, कंट्रोलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इसमें हमारा क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है स्टेटर में, लेकिन रोटर रोटेट नहीं करता है, क्योंकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसे बनाया जाता है। तो एक एक करके हम पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे जाएंगे। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ये लिखना है कि द मोटर विच ऑपरेट ऑन अ सिंगल फेज सप्लाई, the motors which operate on single phase supply, that is 200 volt and 50 hertz is known as 50 hertz is called single phase induction motor. This motor are also known as motors are also known as fraction horsepower motor, fractional HP motors। fractional HP motors भी कहा जाता है क्योंकि इसका रेटिंग बहुत ही कम होता है। ये इस टाइप के मोटर का हम लोगों का किलोवाट रेटिंग बहुत कम होता है, इसलिए हमें फ्रैक्शनल HP मोटर्स भी बोलते हैं। और ये हमारा जनरली यूज होता है, लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, दे आर वाइडली used in homes, offices, controlling system एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी यूज किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मोटर। दिस आर ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मोटर, ठीक है। डोमेस्टिक मोटर भी कहा जाता है इस टाइप के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो आप इसे यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रैक्शनल एचपी मोटर कहा जाता है, डोमेस्टिक मोटर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डेफिनेशन। अब आप लिखिए इसका, अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखेंगे तो दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्राइजेस ऑफ, इसमें क्या होता है, हमारा स्टेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। तो यहाँ लिखिए दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्राइजेस ऑफ अ सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग
सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑन स्टेटर, स्टेटर में हमारा सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। और जब मैं आपसे डिस्कस करवा रही थी सिंक्रोनस मशीन, तो वहाँ पर हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का डिफरेंस समझे थे, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। एंड कंप्राइजेज ऑफ स्क्वायरल केज रोटर, नॉर्मल स्क्वायरल केज रोटर यहाँ पर हम लोगों को लगाया जाता है, ठीक है, नॉर्मल केज रोटर। तो ये मान लीजिए हमारा ये रोटर हो गया, ये हमारा क्या है, वाइंडिंग है, और ये हमारा है एक्सिस है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ फेस वाइंडिंग, एक्सिस ऑफ फेस वाइंडिंग। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइनोसॉइडल हमारा कॉस के फॉर्म में हमारा ये डायग्राम है, देख लीजिए। ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक रोटर को बनाया था, ये बना लेते हैं हम स्क्वायरल केज रोटर। यहाँ आप लिख लीजिए दिस आवर स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। और ये हमारा क्या है, सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है इक्वल टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ फेस वाइंडिंग, हमारा एक्सिस है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लिखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, व्हेन अ सिंगल फेस एसी सप्लाई, when a single phase AC supply is connected, when a single phase AC supply is connected to its stator winding, to the stator winding, a rotating magnetic field is produced, एक rotating magnetic field produced होगा स्टेटर में, a rotating magnetic field is produced, ठीक है, बट द रोटर डज नॉट रोटेट, हमारा रोटर फिर भी रोटेट नहीं करेगा, द रोटर डज नॉट रोटेट। और क्यों नहीं करेगा उसका मैं रीजन आप लोगों को बताऊंगी, मैथमेटिकल हम कैलकुलेट करेंगे। द रोटर डज नॉट रोटेट, हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से a single phase induction motor is not a self starting motor, is not सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, देख लीजिए, ये इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला हमारा ये ऑपरेट करता है सिंगल फेज सप्लाई में, दैट इज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इज नोन एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 200 वोल्ट्स, यहाँ पर 230 लिखिए, मिस्टेक हो गया है, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इज नोन एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दिस मोटर आर ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल HP motors. They are widely used in homes, offices, controlling system, electronic system, etc. They are also known as the domestic motor. And a single phase induction motor comprises of a single phase distributed winding on a stator and a squirrel cage rotor. ठीक है? When a AC supply is connected to stator winding, a rotating magnetic field is produced in the stator winding, but the rotor does not rotate. rotor नहीं rotate करता है फिर भी, इसीलिए हम starting method apply करते हैं। Hence we can say that a single phase induction motor is not a self starting motor. ये important है, यहाँ से आप लोगों को MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने सिंक्रोनस पढ़ा है और इंडक्शन पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा है एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और साथ ही साथ हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ये 2 मोटर आप लोगों को पता रहना चाहिए। MCQs क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है कि 2-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2-4 मोटर, और पूछेगा कौन सेल्फ स्टार्टिंग होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कोई भी स्टार्टिंग मेथड यूज़ नहीं करते हैं। स्टार्टर हम यूज़ करते हैं, क्यों? 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट वी यूज स्टार्टर इन केस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट डाउन करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा स्टेटर तो एक्साइटेड रहता है, लेकिन रोटर को हम लोगों को ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कनेक्ट करके फिर स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ लिख लीजिए, द स्टेटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड हियर, द स्टेटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड
द स्टेटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड बट द रोटर इज कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम कनेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और जब वो सिंक्रोनस स्पीड के 75% को रीच कर देता है तो वहाँ पर हटा लिया जाता है। उस पर मैं बात करूँगी। यहाँ तक आप फीचर्स लिखिए, उसके बाद आप टॉपिक डालिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। हो सकता है अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इन केस ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो वहाँ पर आप लोगों को ये थ्योरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आप नाम से ही जज कर सकते हैं कि डबल फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, डबल फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। हेडिंग लिखते हैं हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड और दूसरा होता है बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। यानी कि यहाँ एक फील्ड जो हमारा आता था, पहले एक फील्ड आता था, यहाँ पर हम लोगों को दो फील्ड देखने को मिलेगा। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन क्या करेगा, रोटेट करेगा सेम स्पीड से, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी a stationary magnetic field, a stationary rotating magnetic field, a stationary rotating magnetic field can be resolved into two magnetic field which are equal in magnitude, and speed but rotate in opposite direction, यही होता है हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। यानी कि मतलब ये है हमारा, मान लीजिए एक हमारा फील्ड है जिसे हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड फील्ड और एक हमारा है बैकवर्ड फील्ड। तो ये फील्ड ns पे रोटेट कर रहा है, ये भी ns पे रोटेट कर रहा है, लेकिन हमारा जो फॉरवर्ड फील्ड होगा जिसे हम f कहते हैं वो हो जाएगा f max 1/2 f max, एंड ये हमारा जो बैकवर्ड फील्ड है वो भी हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ f max। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ns। देख लीजिए दो फील्ड है। अगर आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद आप बताइए अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू मैग्नेटिक फील्ड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड स्पीड बट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Here we can see there are two fields, that is the forward rotating field and this is the backward rotating field। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, ये डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फील्ड है MMF है उसे हम क्या कर रहे हैं, स्पेस और थीटा एंगल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि दोनों ही फील्ड प्रेजेंट होगा, फॉरवर्ड फील्ड भी प्रेजेंट होगा एंड बैकवर्ड फील्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉरवर्ड फील्ड भी प्रेजेंट होगा एंड बैकवर्ड फील्ड भी प्रेजेंट होगा। द MMF कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ स्पेस एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप द MMF
एंड रिप्रेजेंटेटेड इन बोथ स्पेस एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पेस के लिए हम लेते हैं थीटा एंड टाइम के लिए हम लेते हैं टी। तो ये हो जाएगा स्पेस एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही रहेगा, जिसमें कि अगर मैं टोटल MMF F की बात करूं तो उसमें हमारा होता है, क्या होता है, 1/2 F मैक्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1/2 F मैक्स हम लोगों ने देखा, कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस 1/2 F मैक्स थीटा, सॉरी, कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारा एक फॉरवर्ड फील्ड होगा और एक बैकवर्ड फील्ड होगा, दोनों ही हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन ऑपोजिट नेचर के होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हमारा FF है वो हो जाएगा 1/2 F मैक्स कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, और इसे मैं कह रही हूँ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड कहेंगे हम। ओके, देख लीजिए। और यहाँ पर हमारा जो बी हमें शो करना है बैकवर्ड के लिए, ये हो जाएगा 1/2 F मैक्स कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, एंड इसे आप लिख लीजिए बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड, बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा दो फील्ड है। पल्सेटिंग सिंगल फेज फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू रोटेटिंग फील्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड F max by 2 and F max by 2 rotating at a synchronous speed ns in opposite direction। ns पे हम लोगों ने देखा था रोटेशन। तो यही होता है हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये एक्सप्रेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए और जितना मैंने थ्योरी लिखाया वो लिख लीजिए। 5 नंबर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ थ्योरी लिखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को 3 या 4 मार्क्स ही मिले। ये होता है आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में। अब देखिए नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे, मैंने कह तो दिया कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता है। और ये क्यों नहीं होता है वो अगर हम देखेंगे मैथमेटिकली तो हम निकाल पाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो फिर हमारा आज अभी का टॉपिक है वाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is not self starting, not self starting यानी क्यों नहीं होता है हमारा सेल्फ स्टार्टिंग। देखिए अगर मैं फॉरवर्ड नॉर्मल स्लिप की बात करूं, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है तो यहाँ पर हम लोगों को स्लिप का कंसेप्ट आएगा, जिसे हम बोलेंगे N, जिसे हम बोलेंगे S। यहाँ पर स्लिप यू कैन डिफाइन एज NS माइनस NR अपॉन में NS। आप चाहे तो कैपिटल NS भी ले सकते हैं, NR भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, कैपिटल में भी लिखा रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का स्लिप का फॉर्मूला, ठीक है। स्लिप का ये आप लोगों को फॉर्मूला हो गया, जिसे मैं कह रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे मैं कह दूंगी SF। ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्लिप, क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड के लिए हमारा जो स्लिप बनेगा वो हो जाएगा SF। सिंपली अगर मैं S से डिफाइन करूंगी तो आपको बैकवर्ड में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड भी आने वाला है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। इसके केस में जो हमारा स्लिप रहेगा वो हो जाएगा SB। देख लीजिए SB हो जाएगा आप लोगों को। और अगर स्लिप को आप फिर से डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन में NS। सिंपल स्लिप का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पर हमारा जो फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो NR का स्पीड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये साइन चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर हम लोगों को स्लिप बनेगा SB इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS। देख लीजिए
NS माइनस माइनस NR अपॉन में NS। ओके, अब हम अगर पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा NS प्लस NR अपॉन में NS, ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड स्लिप। यहाँ से आप जानते हैं NR की वैल्यू कितनी होती है, ये मुझे बताइए। NR इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स ऑफ NS पढ़ते थे हम, ये तो बिल्कुल स्लिप से हमने डराइव किया था। यहाँ पर अब उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, मुझे बताइए SB की वैल्यू कितनी आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस S टाइम्स ऑफ NS अपॉन में NS विच कम्स आउट टू बी NS प्लस NS माइनस S NS अपॉन में NS। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2NS माइनस S NS अपॉन में NS। ऊपर नीचे से देखिए हर जगह से NS कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बैकवर्ड स्लिप बन रहा है वो आपका 2 माइनस S आ रहा है, चाहे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस S आ रहा है, देख लीजिए 2 माइनस S आ रहा है हमारा। इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे सॉल्व करवाती हूँ। इतना आप नोट करिए, फिर हम स्टार्टिंग कंडीशन रख करके देखेंगे। स्टार्टिंग कंडीशन हम रख करके देखेंगे। फॉरवर्ड स्लिप हमारा SF है या सिंपली S है, बैकवर्ड स्लिप 2 माइनस S आ रहा है। और ये आप लोगों को MCQs क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बैकवर्ड स्लिप कितना होता है आप लोगों का, तो ये होता है 2 माइनस S। ओके, ये सब चीज मैं मिटा रही हूँ, रीजन मैं बताऊंगी फिर से। तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप एंड बैकवर्ड स्लिप। हम स्टार्टिंग कंडीशन देखेंगे और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन देखेंगे। ओके, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन हम देखेंगे, वहां पर हम देखेंगे क्या कंडीशन होती है। देखिए अभी मैंने कैलकुलेट किया फॉरवर्ड स्लिप, जिसे मैं SF बोल रही थी, ये हमारा S आ रहा था। बैकवर्ड स्लिप है जिसे मैं SB बोल रही थी, और ये 2 माइनस S आ रहा था। अभी आप इस चीज को होल्ड करके रखिए। अब पहला केस मुझे ये बताइए, एट स्टार्टिंग अगर स्टार्टिंग कंडीशन है हमारी तो स्लिप S इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हमारा NR इक्वल टू 0 हो जाता है। स्टार्टिंग में हमारा रोटर रुका हुआ है, तो मैं NR को 0 करूंगी तो स्लिप हमारा 1 आता है। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, मुझे ये बताइए कि फॉरवर्ड स्लिप कितना आ रहा है। फॉरवर्ड स्लिप SF आ रहा है आपका 1 एंड बैकवर्ड स्लिप कितना आ रहा है आप लोगों का SB इक्वल टू 2 माइनस S, दैट इज 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन MCQs में जनरली पूछा जाता है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए हमारा बैकवर्ड स्लिप कितना आता है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमारा बैकवर्ड स्लिप आ रहा है 1। ये पहली कंडीशन हो गई स्टार्टिंग कंडीशन। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन कहने का मतलब ये है हमारा जो हमारा NR रहेगा वो NS के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्लिप हमारा क्या हो जाएगा S0, क्योंकि NS अगर NR के बराबर हो गया तो स्लिप हमारा होता है 0, जिसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिप SF इज इक्वल टू 0। अगर मेरे को बैकवर्ड स्लिप निकालना पड़े, बैकवर्ड स्लिप SB निकालना पड़े, तो ये हो जाएगा 2 माइनस S, S0 है तो यहाँ से हमारा SB की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये सब लॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। ये देखिए अब हम निकालते हैं हमारा टॉर्क की कंडीशन। टॉर्क हम देखेंगे बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड टॉर्क एंड क्या होता है बैकवर्ड टॉर्क। ठीक है, तो अब हम टॉर्क का देखेंगे। यहाँ पर बताइए आप मुझे, टॉर्क हम लोगों ने डिराइव किया था सिंगल फेज के लिए, मैं अगर लिखूंगी तो ये हो जाएगा KI2 स्क्वायर R2 अपॉन में S हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल टॉर्क इक्वेशन है जनरलाइज्ड। अगर मुझे फॉरवर्ड टॉर्क लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड टॉर्क अगर मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में मूव कर रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वहां पर एक फॉरवर्ड टॉर्क डेवलप होगा जिसे हम TF बोलेंगे, और ये हो जाएगा KI2 स्क्वायर R2 अपॉन में SF, यही होगा।
अगर मुझे बैकवर्ड टॉर्क लिखना पड़ेगा तो हम बोलेंगे बैकवर्ड टॉर्क TB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 अपॉन में 2 माइनस S, या फिर SB बोलूंगी। इसे हम लिख लेते हैं KI2 स्क्वायर R2 अपॉन में S। ठीक है, हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग कंडीशन में या फिर रिजल्टेंट टॉर्क आप मुझे बताइए कितना होगा। रिजल्टेंट टॉर्क जिसे मैं कैपिटल T बोलूंगी, ये हो जाएगा TF माइनस TB हो जाएगा, क्योंकि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए रिजल्टेंट TF माइनस TB होगा। ये दोनों को उठा करके यहाँ से T मुझे आप बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा KI2 स्क्वायर R2 अपॉन में S माइनस KI2 स्क्वायर R2 अपॉन में 2 माइनस S। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए। ये हो गया आप लोगों का टॉर्क का रिजल्टेंट इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्टार्टिंग कंडीशन चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग में हम लोगों को टॉर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही चेक करना है। अगर टॉर्क मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग है, सेल्फ स्टार्टिंग। अगर टॉर्क नहीं मिलेगा, जीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, एट स्टार्टिंग में S इज इक्वल टू 1 होता है। आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 अपॉन में 1 माइनस K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 अपॉन में 2 माइनस 1, विच इज K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 माइनस K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं K टाइम्स I2 स्क्वायर R2 कैंसिल आउट। आवर रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी कि नो टॉर्क डेवलप्ड, कोई भी टॉर्क डेवलप्ड नहीं हो रहा आपके एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। हेंस ये हम कंक्लूड कर पा रहे हैं दैट अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, बस ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, एक्सप्लेन व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, देन यू हैव टू आंसर दिस होल डेरिवेशन। तो ये आप मैथमेटिकल डराइव करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक एक चीज़ें दिख पा रही है कि फॉरवर्ड स्लिप में कितना होगा, बैकवर्ड स्लिप में कितना होगा। ठीक है, ये पूरा हम लोगों का थ्योरी था, सिंगल डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग मेथड, कुछ स्टार्टिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पर हम बहुत 3-4 मेथड देखेंगे। कैपेसिटर भी कनेक्टेड रहेगा हमारा, रजिस्टर भी रह सकता है, लेकिन जनरली देखिए हम पढ़ते थे कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो अब लिख लीजिए स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टार्टिंग मेथड अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेरियस कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द split phase motor, or which is also known as resistance start motor। ये हो गया पहला। सेकेंड आप लोगों का है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। थर्ड वाला जो है वो हो जाएगा आप लोगों का कैपेसिटर रन मोटर, जिसे हम 2 वैल्यू कैपेसिटर भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 वैल्यूड कैपेसिटर मोटर।
एंड फोर्थ हमारा है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, इसमें हमारा एक ही कैपेसिटर रहता है, परमानेंटली रहता है, और इसे हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू कैपेसिटर और सिंगल वैल्यूड कैपेसिटर। ठीक है, और हमारा जो लास्ट आता है वो शेडेड पोल मोटर होता है, शेडेड पोल मोटर। तो ये 5 कैटेगरी है। आप लोगों को बेसिकली इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क है। इस पूरे होल टॉपिक को आप ट्रिपल स्टार मार्क करके अपने कॉपी में आईएमपी मार्क कर लीजिए। एक एक करके हम बात करेंगे स्प्लिट फेज मोटर क्या होता है या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। तो यहाँ हम लोगों को एक रोटर बनाना पड़ेगा और स्टेटर वाइंडिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग बनाना पड़ेगा। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। देख लीजिए, इसमें हमारा 2 वाइंडिंग्स रहता है। एक हमारा होता है मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग है। एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, नाम से समझिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। बीच वाला देखिए ये हमारा है रोटर, स्क्वायरल केज रोटर है ये। स्टेटर कंप्राइजेस ऑफ 2 वाइंडिंग, स्टेटर कंप्राइजेस ऑफ 2 वाइंडिंग, ये हमारा हो जाएगा सिंगल फेज सप्लाई। ये हमारा हो जाएगा मेन वाइंडिंग, तो इसे हम बोलेंगे इसका करंट मेन करंट IM रहेगा। ये हमारा है देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है हमारा, और ये हमारा है दिस इज RM, दिस इज XM मेन वाइंडिंग का, और इसे पूरा मिला करके हम बोलेंगे ZM मेन वाइंडिंग के लिए। चाहे तो आप स्मॉल m लिख लीजिए या कैपिटल M लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अगर हम इस टोटल को मिलाएंगे तो ये हमारा ZA बनेगा। इससे जो करंट फ्लो हो जाएगा वो I ऑक्सिलरी होगा। तो बेटर आप कैपिटल A लिख रहे हैं तो ये सबको आप कैपिटल में शो करें। ठीक है, ये सारा हमारा कैपिटल में है। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, एक मेन वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जिससे हमारा करंट फ्लो हो रहा है मेन वाइंडिंग से IM, ऑक्सिलरी से हो रहा है IA। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो ये कैपिटल I हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस सिंगल फेज AC सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया इस मोटर के लिए। यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, द स्टेटर वाइंडिंग कंप्राइजेस ऑफ, द स्टेटर वाइंडिंग कंप्राइजेस ऑफ 2 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग्स हैं हमारा। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला हमारा है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर रन वाइंडिंग भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है क्योंकि सिर्फ हम लोग इसको स्टार्टिंग में ही यूज़ करते हैं। जैसे ही वो 75% को रीच कर लेता है स्पीड को, इसे हम कट कर देते हैं यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं मेन वाइंडिंग की प्रॉपर्टी देखूं तो देखिए मेन वाइंडिंग क्या है, रनिंग वाइंडिंग है, और रनिंग कंडीशन में हमेशा आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए कम। अगर ज़्यादा होगा तो उसमें पावर डिसिपेशन हो जाएगा, वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए कम। तो यहाँ लिख लीजिए मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग हैज़ अ लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस, high reactance. Also main winding has, अगर क्योंकि मेन वाइंडिंग को हमेशा करंट कैरी करना होगा तो मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो हाई रहेगा, तो ये हो जाएगा मेन वाइंडिंग हैज़ हाई करंट, जिसे हम बोल रहे हैं IM। ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मेन वाइंडिंग की। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ये देखिए ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मुझे यहाँ पर और लिखना पड़ेगा तो मैं इसे रब कर रही हूँ। एज इट इज़ आप डायग्राम देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये कंसेप्ट पूरा। इसमें हम लोगों को आपसे
एक एक जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आप लोग का एमसीक्यूज क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि पूछता है मेन वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस एंड हाई करंट। सेकंड, स्टार्टिंग वाइंडिंग किसको बोलते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बोलते हैं। इस टाइप से आप लोगों को ये सब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग की प्रॉपर्टी देखूं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और हम लोगों को क्या पता है कि स्टार्टिंग में हमेशा करंट कम रहना चाहिए, तो हमारा इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस ऑल्सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट जिसे मैं कह रही हूँ IA हैज लो करंट, ठीक है, लो करंट दैट इज IA की वैल्यू होती है कम, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं फेजर डायग्राम से समझूं तो देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ZA हमारा ZM क्या हो जाएगा, हमारा RM प्लस JXM यही होगा। अगर मैं इसका एंगल निकालूंगी तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एंगल ऑफ ZM इक्वल टू tan इनवर्स XM अपॉन में RM हो जाएगा, जिसे मैं थीटा M बोल दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स थीटा M। ये हो जाएगा मेन वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अगर मुझे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए लिखना है तो ZA इज इक्वल टू RA प्लस JXA। अगर मुझे इसका एंगल लिखना है ZA का तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स XA अपॉन में RA करेंगे, और इसे हम ZA को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ थीटा A एज्यूम कर रहे हैं, इतना आप थोड़ा सा समझिए। ये मिटा रही हूँ मैं, हो सकता है थ्योरेटिकल हो सकता है ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, इसीलिए आप एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिए ध्यान से, तब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना सकेंगे इजीली, कोई भी लॉजिक लगा करके। यहाँ से अगर मेरे को मेन वाइंडिंग का करंट चाहिए तो हो जाएगा V अपॉन में ZM, ऑक्सिलरी का चाहिए तो ये हो जाएगा V अपॉन में ZA, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा ओम्स लॉ है, इज इक्वल टू V अपॉन ZA। अगर मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा V अपॉन ZM, एंगल अगर मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा माइनस थीटा M, यहाँ से लिखना चाहूँगी एंगल में तो ये हो जाएगा एट एन एंगल माइनस थीटा A, ठीक है। अभी मैंने ये कहा कि मेन वाइंडिंग का करंट ज़्यादा होता है हमारा IA से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, इसमें दो ही वाइंडिंग होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है जो काम करता है कट करने का 75% स्पीड को रीच कर देगा तब, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। IM हमारा ग्रेटर है, अगर मैं फेजर डायग्राम की हेल्प से समझना चाहूँगी तो हमारा ये मान लीजिए वोल्टेज V है, वोल्टेज V है क्योंकि वाइंडिंग है हमारा, तो यहाँ से हमारा करंट हो जाएगा, दिस इज IM, ये हमारा हो जाएगा IM मेन फील्ड वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग का करंट, ये हो जाएगा आप लोगों का IA। यहाँ से यहाँ एंगल है हमारा थीटा M, और यहाँ से यहाँ एंगल है हमारा थीटा A, देख लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी, थीटा M, क्योंकि हमेशा हम लोग एंगल देखते हैं V और IM का, तो यहाँ से थीटा M हो गया, ये थीटा A हो गया, और इन दोनों के डिफरेंस का जो एंगल होगा वो होता है अल्फा थीटा M माइनस थीटा A, देख लीजिए, थीटा M माइनस थीटा A होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा। अगर मेरे को रिजल्टेंट लेना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा I, जैसे कि मैंने वो डायग्राम में शो किया था, ये हो जाएगा आपका I इज द रिजल्टेंट ऑफ IA एंड IM, और यहाँ पर हमारा जो अल्फा है देख लीजिए, उसे हम लेते हैं थीटा M माइनस थीटा A, और ये यहाँ जनरली लिया जाता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लिया जाता है, ये समझिए आप। ये अनबैलेंस्ड, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 30 डिग्री, यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं अनबैलेंस्ड टू फेस वाइंडिंग की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, दिस वाइंडिंग कैन बी represented as a unbalanced two phase winding,
ठीक है, अनबैलेंस्ड टू फेस वाइंडिंग। आपको जितना भी मैं ये सब बता रही हूँ, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से आप लोगों को MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग को थोड़ा सा समझना है। डायरेक्टली बोलेगा एक स्प्लिट फेस मोटर के लिए या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 30 डिग्री। तो ये पूरा कंसेप्ट है आप लोगों का स्टार्टिंग का, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज टॉर्क वर्सेस परसेंटेज स्पीड का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ हम %T बताएंगे, मतलब पर यूनिट टॉर्क, एंड ये हो जाएगा आपका पर यूनिट सिंक्रोनस स्पीड। अगर यहाँ पर जीरो ले रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, तो हमारा जो टॉर्क बनता है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। टॉर्क स्लिप ये 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कट डाउन कर लेंगे, और स्टार्टिंग में तो हमारा होता था 0, ये होता था हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, यहाँ पर दिस कंडीशन में TST इक्वल टू, ये TST यहाँ पर हमारा 0 था, स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं था। लेकिन जब हम ये कनेक्ट किए हैं, इस तरीके का कनेक्शन, ये हमारा स्प्लिट फेस की वजह से आ रहा है मोटर। यहाँ 75% में क्या कर रहे हैं, हम इसको कट डाउन कर दे रहे हैं, वापस से फिर हम इसको कट आउट कर दे रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कट डाउन का। 75% स्पीड जैसे ही अचीव कर लिया हमारा मोटर, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज होगा क्या, होगा हमारा कि इसमें पावर डिसिपेशन हो जाएगा ज़बरदस्ती का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे रोटेशन का, तो हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द लाइन कनेक्शन ऑफ मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। किसी एक को भी करके हम कर सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द लाइन कनेक्शन ऑफ मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहीं पर ये सब चीज़ आप लोगों को समझना था। सेकंड आप डालिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम स्टार्टिंग के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा मेथड था वो था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम फिर से वही रहेगा, सेम बना लीजिए। बस आप लोगों को ये करना है कि एक कैपेसिटर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करना है, देख लीजिए। ये आपका यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोगों ने लगाया था, यहाँ एक कैपेसिटर हम और कनेक्ट कर दे रहे हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। दिस इज आवर कैपेसिटर, दिस इज RA, दिस इज XA, एंड ये टोटल मिला के हो जाएगा अपना ZA। दिस इज RM, दिस इज XM, दिस इज आवर सेंट्रीफ्यूगल स्विच, this is our centrifugal switch, this is our current IM, this is our squirrel cage rotor, and this is our IA। यहाँ से अगर दोनों को मिलाएंगे तो IMI बनेगा। this is our single phase AC सप्लाई। ये हो गया। यहाँ पर बस डिफरेंस जो आ रहा है वो एक कैपेसिटर हम और कनेक्ट कर दे रहे हैं, देख लीजिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन, ऑप्शन दे देगा सीरीज, पैरेलल। तो यहाँ लिख लीजिए आप, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में
कनेक्ट करते हैं। और थ्योरी फिर से इसमें देखिए सेम रहेगा, इसमें एक मेन वाइंडिंग रहता है जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, करंट हाई होता है, रिएक्टेंस हाई होता है। सेकेंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहेगा जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा, करंट कम रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, रिएक्टेंस कम रहेगा। तो ये सब चीज़ थ्योरी यहाँ पर भी कॉमन रहेगी, बट जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। और कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट दी मोटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करंट। अगर मैं बात करूँ तो IM हमारा मेन वाइंडिंग का करंट है, मेन वाइंडिंग का करंट है हमारा ये। IA हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। फेजर डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए ये एक प्योर कैपेसिटर है, ये हमारा हो जाएगा फेज वोल्टेज, दिस इज आवर वोल्टेज V, दिस इज आवर वोल्टेज V। IM हमारा यहाँ पर होगा जिसका एंगल हो जाएगा θm, और उसके 90 डिग्री पे एग्जैक्टली हमारा IA बनेगा, और यहाँ से ये θA हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस अल्फा रहेगा वो होगा 90 डिग्री। यही चीज़ मेंटेन करके रखनी है, 90 डिग्री फेस एंगल लेना है। फाई इज इक्वल टू इन दोनों का हमारा देखना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू θA प्लस θm इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है ये 90 डिग्री अगर आता है तो इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड टू फेस सप्लाई, बैलेंस्ड टू फेस वाइंडिंग। ठीक है, बैलेंस्ड टू फेस वाइंडिंग हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी आप थ्योरी में लिखाई हूँ वो बोल सकते हैं अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट ऑफ IM एंड IA, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दैट इज 90 डिग्री। तो ये बैलेंस टू फेस मोटर की तरह काम करेगा, इतना आप लोग को समझना है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर देख लीजिए स्टार्टिंग में ये दोनों ही मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग तो पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही 75% को रीच कर देगा ये हम लोग कट डाउन कर देंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग, और इसे हम हटा देंगे। तो ये हमारा पूरा स्टेप होता है स्टार्ट करने का। एक और डायग्राम बच गया है इसका स्टार्टिंग टॉर्क का, तो इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ये आप लोग को समझना है। इसमें नोट पॉइंट लिख लीजिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें नोट पॉइंट लिख लीजिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर provides the highest starting torque। अगर आपको 3-4 ऑप्शन देता है और उसमें पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किस में जनरेट होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में ही सबसे ज़्यादा हमारा टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। और देख लीजिए ये कितना होता है, डायग्राम तो अभी भी सबका सेम रहेगा। ये हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में होता है हमारा 0, स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, तो ये परसेंटेज टॉर्क वर्सेस परसेंटेज स्पीड है। यहाँ पर ये 75% को रीच करेगा जब भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 0, 100, 200, 300, 400। तो करीबन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। और ये किसकी वजह से आता है, ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट जब आप करते हैं तब हम लोगों को ये कंडीशन आती है। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप का आप लोगों को डायग्राम शो करना है। तो अगर ये थ्योरी क्वेश्चन आया तो आप इतना लिखिए थ्योरी, 2 डायग्राम आप बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा आपका कंसेप्ट हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। एक ही सिंगल कैपेसिटर हम यूज़ किए हैं। जब हम नेक्स्ट देखेंगे अभी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, वहाँ पर हम 2 कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये पूरा मैं नोट मिटा दे रही हूँ। नेक्स्ट आप डालिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ठीक है, आप लोगों को दोबारा डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है। ये कैपेसिटर स्टार्ट, ये थर्ड है आप लोगों का, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नाम से समझ में आ रहा है 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी कि स्टार्टिंग के लिए, एक
रनिंग के लिए, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करना है हम लोगों को पैरेलल में। डायग्राम पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, देख लीजिए। अगेन ये हमारा हो जाएगा RM, XM, RA, XA, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रनिंग कैपेसिटर, देख लीजिए। और यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा रहेगा जिससे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगा सकते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दिस इज RA, XA, टोटल इज ऑल अबाउट ZA, IM, ठीक है, RM, XM, and this is our squirrel cage rotor, and this is I, this is plus minus single phase AC supply, ठीक है। ये समझ में आया। ये इसका डायग्राम है जिसमें हम लोगों को दो कैपेसिटर, इसको टू वैल्यू कैपेसिटर बोल रहे हैं, इतना आप लोग को समझना है। दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, कि स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है वो इन सीरीज विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको फिर कट डाउन करके हटा दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू, और बाकी हमारा रनिंग कैपेसिटर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिए जो CS है वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू होती है लार्ज है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। ये लिख लीजिए नाम, कई बार MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, लार्ज वैल्यू है इसकी, और इसके अगर लार्ज वैल्यू है तो इसका रिएक्टेंस हो जाएगा कम, लो रिएक्टेंस। ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग कैपेसिटर की। अगर मैं रनिंग कैपेसिटर की बात करूं तो देख लीजिए रनिंग कैपेसिटर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम रेटिंग कैपेसिटर भी है, शॉर्ट टाइम रेटेड। ये हमारा है स्मॉल, जस्ट ऑपोजिट है, स्मॉल वैल्यूड कैपेसिटर, लॉन्ग रन कैपेसिटर एंड ऑयल फील्ड कैपेसिटर। ये इसकी तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इस तरीके का कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड रनिंग कैपेसिटर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर आप थ्योरी लिख लीजिए यहाँ पर कि स्टार्टिंग रजिस्टर हम स्टार्टिंग में कनेक्टेड है, आफ्टर हम क्या करते हैं, जब हो जाएगा स्टार्ट तो उसको डिसकनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये लिख लीजिए आप। और पैरेलल में कनेक्ट रहता है। CS इज यूज्ड ओनली फॉर स्टार्टिंग, वेयर एज CR दैट इज रनिंग कैपेसिटर इज यूज्ड ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। बाकी आप XM IM के सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोबारा मैं नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप समझाएंगे एग्जाम में तो आप लोगों को दोबारा सब कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। वहां पर यहाँ पर एक फेजर डायग्राम मैं और ड्रॉ करना चाहती हूँ, देखिए एक फेजर डायग्राम और कर लीजिए। जब दोनों ही कनेक्टेड है, हमारे दोनों ही कनेक्टेड हैं, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, फर्स्ट केस फेजर डायग्राम के लिए, व्हेन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड, व्हेन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड, तब हमारा यहाँ पर अल्फा जो एंगल आ रहा था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा, जैसे कि ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। व्हेन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट स्टार्टिंग, दोनों ही स्टार्टिंग में कनेक्टेड है। अल्फा ग्रेटर देन, यानी कि ये हमारा IA हो रहा था, ये V हो रहा था, ये हमारा हो रहा था IM, ये होता है थीटा M, दिस इज और थीटा A, और ये जो एंगल अल्फा मिलेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। समझ आया। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में जब हमारा रनिंग कंडीशन में सिर्फ हमारा CR कनेक्टेड है, तो अभी हमने देखा था कैपेसिटर स्टार्ट में जब एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता था तब वहां पर हमारा जो अल्फा मिल रहा था वो 90 डिग्री मिल रहा था। तो यहाँ आप लिख लीजिए ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, और यहाँ इस वाले में हम लोगों को बेटर पावर फैक्टर मिलता है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQs क्वेश्चन
कैपेसिटर बेटर पावर फैक्टर किस में मिलता है, तो आपको कैपेसिटर रन के बारे में बात करनी है। यहाँ पर आप लोगों को अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा। दैट मीन्स अगर ये आपका वोल्टेज V है, ये आपका हो जाएगा करंट IM, इसका एंगल हो जाएगा थीटा M, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आपका IA रहेगा और ये आपका थीटा है, इन दोनों के बीच जो है थीटा A प्लस थीटा M, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड टू फेस मोटर। ठीक है, समझ आया? इतना आप लोगों का ये थ्योरी है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, लिख लीजिए। इसमें हमारा जो टॉर्क मिलता है वो भी हमारा करीबन 200% के आसपास में मिलता है। डायग्राम सबका सेम रहेगा, ये हो जाएगा 0, 100, 200, तो ये करीबन आप लोगों को ऐसा मिलेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो 0 मिल रहा था, लेकिन ये कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को ऐसा मिल रहा है। ठीक है, करीबन इसका 200, लेकिन हम लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क देखा था तो वो किस में हो रहा था, वो हमारा हो रहा था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। ये पूरा इसकी थ्योरी है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। लास्ट जो है वो हमारा परमानेंट कैपेसिटर है, यानी कि उसमें हमेशा कनेक्टेड ही रहता है परमानेंटली, कभी भी हमारा एक स्विच कनेक्ट नहीं रहता है डिसकनेक्ट करने के लिए। बट उस केस में हमारा टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलता है, करीबन सिर्फ 50% के आसपास ही मिलता है। लेकिन प्रॉपर्टी बस आप समझ लीजिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है तो आप कैपेबल होने चाहिए बनाने के लिए। फोर्थ हमारा है परमानेंट कैपेसिटर और सिंगल वैल्यू कैपेसिटर। ठीक है, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो हमारा डायग्राम क्या है, सेम सिंपल वही डायग्राम रहेगा। RM, XM, RA, XA और एक कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्ट रहेगा, स्विच नहीं रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। स्विच नहीं रहता है वो कौन सा मोटर है, तो ये है परमानेंट कैपेसिटर मोटर और सिंगल वैल्यू कैपेसिटर। ये हमारा रोटर है, सिंगल फेज सप्लाई है, IM है, IA है। ठीक है, इसमें आप थ्योरी लिख लीजिएगा कि अ कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और हमारा यहाँ पर जो मिलता है परसेंटेज टॉर्क, वो करीबन 50 ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया, देख लीजिए। इसका थ्योरी आप लिख लीजिएगा। इसमें हमारा क्या है, इसमें भी सेम लिखेंगे, कैपेसिटर्स परमानेंटली कनेक्टेड इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन विच मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ स्विच नहीं लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग परमानेंटली कनेक्टेड है हमारे सर्किट में और कैपेसिटर एक सीरीज में कनेक्टेड है परमानेंटली। कहीं भी यहाँ पर डिसकनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डिसकनेक्ट का ऑप्शन हटाना है। यही चीज़ मैं देख रही थी, डिसकनेक्ट हम यहाँ पर लगा ही नहीं रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। तो थोड़ा सा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है इस केस में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ना है तो किसी भी आप टेक्स्ट बुक को, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना भी बताया है वो आप लोगों के सिलेबस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।